उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। श्रोताओ, आइए सुनते हैं अभिनेता ओमपुरी से यूनुस खान की इस बातचीत का दूसरा भाग। आवाज ऐसी कड़क कि रूह सिहर जाए। सिर्फ अल्फाज ही सख्त हैं या हालात में भी वजन है? एक्टिंग की दुनिया के चमकते सूरज हैं वो। नारायण सालोके हॉस्पिटल में मर गया। डाइंग डिक्लेरेशन में उसने तुम्हारा नाम लिया है। तुमने उसे जलाकर मारने की साजिश की है। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। कल आना, देखेंगे। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने को आया हूँ, कल नहीं, आज। थिएटर से लेकर बड़े पर्दे और छोटे पर्दे तक फैला है उनका अभिनय संसार। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी। अमीरों के सारे गांव जब्त कर लिए जाएं, जो सरकार की तरफ से उन्हें इनाम या वक्फ में दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूं आप जासूसों का एक मजबूत जाल फैलाएं। कहां क्या हो रहा है इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। उनकी कॉमेडी तो बस देखते ही बनती है। भाइयों, कान खोल के मेरी बात सुनो। कोई आवाज नहीं करेगा, जरा जिन्नी भी आवाज नहीं करेगा, नहीं तो आवाज सुन के वो फिर भाग जाएगा। समझ गए ना? हाँ। और जब वो अपने रंग में हो तो कहने ही क्या। तेरी काली खोपड़ी शमशान के तांत्रिक को बेचूं तो 2000 रुपए मिलेंगे। कुछ तो वसूली होगी। तू चोर है, लुच्चा है। भगवान करे आज से तेरी गाय दूध के बदले पानी दे और उस पानी में तू डूब मरे। हाथी पर चढ़ते ही राजा बन गया तू भिखारी। चल रे मेरे मंगलिया। हमरा कर्जा उतारने के लिए पैसा नहीं है और हाथी चलाने के लिए कंडक्टर रखा है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजालों के साथ हाजिर हैं जाने माने अभिनेता ओमपुरी। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। उजाले उनकी यादों की। पिछले एपिसोड में ओमपुरी ने अपने बचपन की यादें हमारे साथ बांटी। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से कॉलेज के दिनों से होते हुए वो पहुंचे थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिर मुंबई आ गए थे। आइए अब उनसे आगे की बातचीत की जाए। पहली फिल्म आपको कौन सी मिली थी? पहली फिल्म दरअसल मैं कर चुका था जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में सेकंड ईयर में था। तो चोर चोर छुपिया नाम की एक चिल्ड्रन फिल्म मुझे मिली थी जिसकी शूटिंग मैसूर में हुई थी। तो मैसूर में हमने वो फिल्म की थी और उस फिल्म के पैसे से जो कि 3000 मिले थे मुझे, उससे मेरा एक पूरा साल फिल्म इंस्टीट्यूट में निकल गया था। क्या बात है। तो इस तरह से फिल्मों से जो वाकफियत है वो हो गई थी फिल्म इंस्टीट्यूट के दौरान। जी जी जी। ओम जी, जो छुरी कांटे के इस्तेमाल पर आपको बड़ा संकोच हुआ करता था। हाँ, ये जो है कि हम तो भाई पंजाब से आए थे और देसी स्कूल में पढ़े थे। NSD के हॉस्टल में छुरी कांटा होता था, उससे जाहिर है वाकफियत थी नहीं जी। तो धीरे धीरे उससे वाकफियत बढ़ाई। और दूसरे मुझे याद है कॉलेज में जब हम प्ले कर रहे थे तो कुछ A ग्रेड रेस्टोरेंट होते हैं जी। तो A ग्रेड रेस्टोरेंट में हमारे प्रोफेसर हम सबको नाटक से खुश हुए थे तो वो हमको खाना खिलाने ले गए थे जी। वो फिंगर बोल आया जी, इसमें नींबू था एक जी। तो मैंने कहा ये काहे के लिए है? शिकंजवी तो है नहीं कि भाई पी लो, लेकिन ये कटोरे में क्यों दिया है इन्होंने? तो फिर मैं इधर उधर देखता रहा कि बाकी लोग क्या करते हैं जी। जब देखा कि बाकी लोग उंगलियां साफ कर रहे हैं तो फिर मैंने भी वैसे किया। फिर वो टूथपिक दिया तो मैंने कहा ये पंजाबी में स्ट्रॉ को डक्के कहते हैं जी। तो मैंने कहा यार ये डक्के काहे लिए तो सब हंस पड़े। वाह वाह। उन्होंने कहा भैया ये अगर मीट वीट खाया हो तो दांत कुरेदने के लिए है। तो ये थी छुरी कांटे की कहानी। अच्छा ओम जी, आप बता रहे थे कि पहली फिल्म किस तरह से मिली थी?
पहली तो मैंने आपको बताई ना, जी जी, चोर छुप जा। जी, मुंबई में पहली फिल्म। मुंबई में पहली फिल्म थी गिरीश कर्नाड की गोधूली। गिरीश कर्नाड डायरेक्टर थे फिल्म इंस्टीट्यूट के, और जब हम यहाँ थे तो उनकी डायरेक्टरशिप का जो म्याद थी वो पूरी हो गई थी, और वो फिल्में बनाते थे। तो उन्होंने ये फिल्म बनाई जिसकी शूटिंग बेंगलोर के पास हुई थी। तो वहाँ हम लगभग 40 दिन थे शूटिंग के दौरान। शूटिंग का एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, हम लोग सब टेंट में रहे थे। कुलभूषण खरबंदा थे, नसीरुद्दीन शाह थे, मैं था, एक अंग्रेज़ महिला थी पौला करके, वो थी। वो अंग्रेज़ महिला तो बेंगलोर चली जाती थी अपना शूटिंग के बाद, और हम लोग वहीं रहते थे गांव में टेंट में। और भोजन जो था वो वेजिटेरियन होता था और साउथ इंडियन। सुबह इडली बड़ा ये होता था। तो कुछ ऐसा 15-20 दिन बाद हमने ऐसे बोला, हमने कहा भैया हम नॉर्थ के हैं जी, तो थोड़ा कभी हमको ब्रेड अंडा कुछ ऐसा भी खिला दिया करो यार। तो जी मेरे, कुलभूषण और नसीर के लिए अंडे मंगाए गए जी, और अंडे बॉयल किए गए। और सडनली एक कोई लड़का हमारे टेंट में आया, ऐसे कनखियों से इधर उधर देखता हुआ, और हमारा हाथ पकड़ा और हाथ के ऊपर 2 अंडे रख दिए और चला गया। हमने हाथ खोला, देखा उसमें नाम लिखा है ओमपुरी, दोनों अंडों पे। और देखा भैया ये, ताकि बाकियों को ना पता चले कि हमको अंडे मिले हैं, नहीं तो सब अंडे मांगेंगे। अच्छा। और हमको कोई कंफ्यूजन ना हो कि नसीर का अंडा ओम के पास चला गया, ओम का अंडा कुलभूषण के पास चला गया। तो सबके अंडों पे नाम लिख दिए थे उन्होंने। क्या बात है, वाह जी वाह। यहाँ एक गाना सुन लिया जाए? जी बिल्कुल सुने। आज सजन मोहे अंग लगा ले, बिल्कुल प्यासा का गाना है जी, सुनते गीता दत्त जी ने गाया है। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। जतन मोरे मन की तपन मोरे तन की जलन नहीं जाए। ये लाख जतन मोरे मन की तपन मोरे तन की जलन नहीं जाए। कैसी लगी ये लगन, कैसी जागी ये अगन, कैसी लगी ये लगन, कैसी जागी ये अगन। जिया धीर धरन नहीं पाए। प्रेम सुधा मोरी सांवरिया, सांवरिया। प्रेम सुधा इतनी बरसा दो, जग जल थल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। अपना बना लो, ओ मोहे अपना बना लो। मोरी बाह पकड़ मैं हूँ जन्म जन्म की दासी। मोरी प्यास बुझा दो मन हर गिरधर, प्यास बुझा दो मन हर गिरधर, प्यास बुझा दो मन हर गिरधर। मैं हूँ अंतर घट तक प्यासी।
मेरी सावरिया सावरिया प्रेम सुधा इतनी बरसा दो जग जल फल हो जाए आज सजन मोहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए। ओम जी, मुंबई आने के बाद काम भी मिलना शुरू हो गया था और घर भी हो गया था एक तरह से किराए का। कब आपको लगा कि अब आप जमने लगे हैं और महत्वपूर्ण फिल्में मिलना शुरू हो गई? देखिए, मेरा पहला जो हाई पॉइंट था वो था आक्रोश। आक्रोश में मेरी पहचान बनी, खासकर आर्ट फिल्म मेकर्स के बीच, जैसे श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, बासु चैटर्जी, बासु भट्टाचार्य, ऋषिकेश मुखर्जी, इन लोगों को वो फिल्म बहुत भाई। लेकिन कमर्शियल सिनेमा उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी मेरी तरफ, क्योंकि एक तो मैं उसमें बोलता नहीं हूँ कुछ, जी, तो सिर्फ एक्टिंग की और बोले नहीं, तो शायद उनके समझ में नहीं आई वो। लेकिन कितना मुश्किल आपके लिए रहा था कि इतनी कड़क शानदार आवाज़ और उसको लेकर भी अच्छी खासी ट्रेनिंग लेकर आप आए, और पहली महत्वपूर्ण फिल्म जो मिलती है उसमें आपको डायलॉग ही नहीं बोलने। हाँ, लेकिन उसमें मुझे फिल्म फेयर का सपोर्टिंग एक्टर मिला था, लेकिन काम नहीं मिला उसकी वजह से। फिर 83 में, ये 81 की बात है जी, 83 में अर्धसत्य आई, तो उसने मेरा जो है, कितने साल हो गए, ये 7 साल, 76 में आया था, 83 में मेरी लॉटरी निकली अर्धसत्य के साथ, और फिर ये घर, ये मैं 1.5 साल के अंदर अंदर मैंने ये घर खरीद लिया था अर्धसत्य आने के बाद। हाँ। अर्धसत्य आपको मिली किस तरह से थी? उस भूमिका के लिए आपका चुनाव किस तरह से हुआ था? गोविंद निहलानी, उन्होंने, मनमोहन शेट्टी इसके प्रोड्यूसर थे जी, तो गोविंद उनके पास गए। नसीर का थोड़ा नाम उस वक्त हो गया था, क्योंकि वो श्याम बेनेगल की निशांत में थे, और शायद एक और भी फिल्म, 2 फिल्में कर चुके थे वो जी, तो वो चाहते थे कि नसीर को लिया जाए। तो गोविंद निहलानी ने कहा कि नसीर के लिए फिर मैं आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट देता हूँ, ये सब्जेक्ट तो ओमपुरी ही करेगा। ऐसे अर्धसत्य गोविंद की दया से मुझे मिली। जी जी। तो अर्धसत्य से मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है जी। अर्धसत्य से मुझे बहुत काम मिलने लगा, और अर्धसत्य पूरे, मैं कहूँगा, हिंदुस्तान में आज भी वैसी ही उनकी याद में बसी हुई है। तो आई थिंक इट्स ए लैंडमार्क। बिल्कुल। क्या आपको उस वक्त लग रहा था जब ये फिल्म आपको ऑफर की गई थी कि ये जो किरदार है ये जीवन भर के लिए आपकी पहचान बन जाएगा? नहीं, मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी, और मुझे लगा था, खासकर आक्रोश के चलने के बाद मुझे लगा कि ये फिल्म ज़रूर चलेगी और अच्छा बिजनेस करेगी, लेकिन इस हद तक सक्सेसफुल होगी और कमर्शियल सिनेमा से टक्कर लेगी, ये नहीं लगा था। ना उसमें गाने थे, ना उसमें उस तरह की हीरो विलन की वायलेंस होती है वो थी, ना कोई आइटम नंबर था कि कैबरे हो या कुछ हो, कुछ ऐसा था नहीं। बड़ी रियलिस्टिक फिल्म थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सराही गई, और वर्किंग क्लास ने भी देखी, इसकी उम्मीद नहीं थी। कृति के पहले आया हुआ विचार और विचार के बाद वाली कृति, इनके दरमियान आहुति जो मैंने दी, जिन जिन क्षणों में मैं भूल गया था देह भान, जिन जिन क्षणों में उलझ गया था कृति में, उन्हीं क्षणों में मुझे दिखाई दी तुम्हारी संभावना की संपूर्ण आकृति। हो चुकी है अब मेरी कृति पूरी, और तुम्हारी आकृति बुझ गई। ये आपकी फेवरेट पोएम है जी। चक्रव्यूह में घुसने से पहले कौन था मैं और कैसा था, ये मुझे याद ही न रहेगा। चक्रव्यूह में घुसने के बाद मेरे और चक्रव्यूह के बीच सिर्फ जानलेवा निकटता थी, इसका मुझे पता ही। चक्रव्यूह में घुसने से पहले कौन था मैं और कैसा था, ये मुझे याद ही न रहेगा। चक्रव्यूह में घुसने के बाद मेरे और चक्रव्यूह के बीच सिर्फ जानलेवा निकटता थी, इसका मुझे पता ही न चलेगा। चक्रव्यूह से बाहर निकलने पर मैं मुक्त हो जाऊं भले ही, फिर भी चक्रव्यूह की रचना में फर्क ही न पड़ेगा। मरूं या मारूं, मारा जाऊं या जान से मार दूं, इसका फैसला कभी ना हो पाएगा। सोया हुआ आदमी जब नींद में से उठकर चलना शुरू करता है, तब सपनों का संसार उससे दोबारा देख ही ना पाएगा। उस रोशनी में जो निर्णय की रोशनी है, सब कुछ समान होगा क्या? एक पलड़े में नपुंसकता, दूसरे पलड़े में पौरुष, और ठीक तराजू के कांटे पर अर्धसत्य।
क्या उन दिनों में आपका ध्यान कमर्शियल सिनेमा की तरफ था? क्या उस तरफ जाने की तमन्ना भी कहीं ना कहीं मन में थी? देखिए, मैं इस तरह की फिल्मों से बहुत खुश था, अर्थ सत्य जैसी, और कमर्शियल सिनेमा से मुझे 3-4 फिल्में अच्छी मिली थी शुरू में जी। एक पत्थर थी, एक नासूर थी, और एक थी एक ही मकसद जी। ये 3 ही फिल्में जिनसे मैंने ये घर खरीद लिया था। और अगर मेरी फिल्मी होती जी, या मेरे पिताश्री या भाईश्री कुछ प्रोड्यूसर वगैरह होते, तो और 2-3 फिल्में अर्थ सत्य जैसी मुझे देते, तो उससे मैं और पुख्ता हो जाता और एस्टेब्लिश हो जाता जी। पत्थर ज़्यादा चली नहीं, मतलब ज़्यादा मौके नहीं मिले मुझे कमर्शियल सिनेमा में। क्या आपको इस बात की कोई शिकायत रही कि उस ज़माने में कमर्शियल सिनेमा ने आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया? कमर्शियल सिनेमा में बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हैं और नहीं एस्टेब्लिश है, मतलब वो कॉमेडीज़ का वो दौर शुरू हो गया था तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो सीरियस फिल्में हैं वो तो बहुत कम नसीब में आई हैं। कुर्बान आई थी जी, विच आई एंजॉयड। राजकुमार संतोषी की चाइना गेट थी, घायल थी, वो बड़ी अच्छी फिल्में थी, और चाची 420 अच्छी थी जी। माला माल वीकली बहुत अच्छी थी, बहुत शानदार। हाँ, तो ऐसे मतलब बाकी कैरेक्टर एक्टर्स के लिए ज़्यादा स्कोप है नहीं हमारी फिल्मों में। कैरेक्टर एक्टर्स को लेके एज अ मेन किरदार जी बहुत कम फिल्में बनती हैं। स्टोरी उस तरह की डेवलप नहीं की जाती हैं। देखा जाएगा, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी, साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसका है नाम जिंदगी। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। कोई न जाने कब आ जाए घड़ी बिछड़ जाने की। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा।
ओम जी, कला फिल्मों का एक पूरा दौर था, आक्रोश, अर्धसत्य, इस बीच में एक फिल्म जिसकी हम चर्चा करना भूल गए, वो सदगति है। सत्यजीत रे साहब, वो फिल्म किस तरह से आपको मिली थी? वो अर्धसत्य के पहले आई रही? हाँ, अर्धसत्य के पहले है। वो बड़े मियाँ ने, मतलब सत्यजीत रे साहब ने जी आक्रोश देखी जी। तो आक्रोश देखने के बाद उन्होंने गोविंद निहलानी से पूछा कि भैया ये मेरा संदेश उस बंदे तक पहुंचा दो कि मैं उसे अपनी फिल्म में लेना चाहता हूं। वो कलकत्ता में थे गोविंद निहलानी। उन्होंने आके मुझे बताया कि भाई तुम ये न फ़ोन नंबर है, फ़ोन कर लो उनको। तो मैंने बड़े थरथराते हुए मैंने फ़ोन करने की हिम्मत की जी, उनसे बात की और उन्होंने कहा कि मैं स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, आप इसे पढ़िए और बताइए कि आपको पसंद है क्या। मैंने कहा अरे ये क्या बात कह रहे हैं, पसंद ना पसंद की तो बात ही नहीं है यार, सत्यजीत रे इज इनवाइटिंग यू। बट उनकी मॉडेस्टी थी ये। जी जी जी। तो बहरहाल उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी और मैं तो कह ही चुका था कि मैं बिल्कुल करना चाहूँगा, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ काम करूँगा। फिर हमने उसमें काम किया। मेरा ख्याल है वो उससे कलर टेलीविज़न इंट्रोड्यूस हुआ था, शायद, मेरा पक्का नहीं है लेकिन ऐसा मुझे लगता है। जी जी जी। ओम जी, ये वो दिन थे जबकि एकदम मुंबई में आपकी शुरुआत हो रही थी, आपने अपना घर भी खरीद लिया था। जिस दिन ये घर खरीदा था वो किस तरह की फीलिंग थी, उस एक दिन के बारे में हमें बताइए। घर खरीदने के पहले जो हमारे अर्धसत्य के 4 प्रोड्यूसर्स थे, उनमें एक प्रदीप उप्पुर थे, तो उनके घर मेरा काफ़ी आना जाना होता था। तो उनकी पत्नी मुझे यहाँ लेके आई। तब ये बिल्डिंग 7वें माले तक छतें डल चुकी थीं लेकिन दीवारें अभी नहीं बनी थीं। तो हम चढ़ के ऊपर आए 7वें माले पे, देखा कि टेरेस है। तो मैं एकदम, मुझे नॉर्थ वालों को टेरेस बहुत पसंद आती है, तो जी जी। खुले में सोने की आदत गर्मियों में जी जी। तो मैंने कहा गुरु ये तो घर कमाल है लेकिन मेरे पास धन नहीं है इसके लिए। उस वक्त ये 7.5 लाख का था और मेरे पास उसको बुक करने के लिए 4.5 लाख चाहिए थे और मेरे पास केवल 2 लाख थे। तो फिर मनमोहन शेट्टी ने कहा बाकी हम डाल देते हैं, तुम बाद में दे देना हमको। और मैं 1 साल के अंदर ही मैंने उनके पैसे लौटा दिए थे। क्या बात है। हाँ, तो ये था। और समुद्र दिखाई देता था यहाँ से। जी जी जी। लेकिन उस वक्त कुछ नहीं था, यहाँ से मड आइलैंड दिखाई देता था, वाह। पूरा समुद्र। अभी भी समुद्र का व्यू है, हमारे हॉल से और बेडरूम से दोनों जगह से दिखाई देता है। और दूसरी तरफ गार्डन है जी, पीछे की तरफ गार्डन है, जिस तरफ टेरेस है जी। तो बहुत ही अच्छा कोना है 7 बंगला का। तो वो आपके लिए बड़ा ही खुशी भरा दिन था जब आप यहाँ पर रहने आ गए थे। बिल्कुल। ओम जी, ये बताइए कि कई ऐसी फिल्में हैं जो आपके दिल के बहुत करीब रही होंगी, कला फिल्मों के ज़माने की फिल्में, हमें उनमें से कुछ की नाम बताइए। मेरी फिल्में या आपकी अपनी फिल्में? मेरी अपनी फिल्म जी। मेरी अपनी फिल्में तो आक्रोश, अर्धसत्य, आघात, द्रोहकाल, सुषमन, आरोहण श्याम बेनेगल जी की, सुषमन भी श्याम बेनेगल की थी, जाने भी दो यारो। उसमें तो नसीर और आप दोनों थे? जी, नसीर भी था। नसीर और हम काफ़ी फिल्मों में एक साथ थे। वो किस तरह का अनुभव रहता होगा, क्योंकि आपकी पुरानी वाकफियत रही है, एक साथ लगभग करियर शुरू हुए हैं आप दोनों? हाँ, हम दोनों एक दूसरे को 70 से जानते हैं और हमारी दोस्ती अभी भी बरकरार है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं।
संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, डट संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले, छाँव के ठंडे साए। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। आज अगर भर आई है, बूंदे बरस जाएगी। आज अगर भर आई है, बूंदे बरस जाएगी। कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएगी। ओ जाने कब गुम हुआ, कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जब दोनों एक साथ स्क्रीन शेयर करते हैं तो वो किस तरह का? बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है उसके साथ काम कर। नसीर से जुड़ी हुई कोई एक दिलचस्प घटना हमें बताइए, अब तक की इतने सालों की। नसीर से मेरी जो मुलाकात हुई थी, जब दोस्ती उपजी हमारी, वो NSD में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मैं बहुत ही शर्मीला और दब्बू किस्म का था और कम बोलता था क्लास में भी। तो एक प्ले की कास्टिंग हो रही थी, प्ले था सूर्यमुख, और उसमें क्या था, हमारे डायरेक्शन, एक्टिंग और स्टेज क्राफ्ट, ये 3 कोर्स होते थे। जी बिल्कुल। और मैं एक्टिंग कोर्स में था और राजेंद्र जसपाल डायरेक्शन कोर्स में था, लेकिन एक्टर अच्छा था वो, तो उसको उन्होंने मेन रोल पढ़ने के लिए दिया और मुझे सपोर्टिंग रोल।
तो हमने 2-3 दिन पढ़ा, अंदर ही अंदर हमें तकलीफ हो रही थी कि हम एक्टिंग कोर्स में हम हैं और डायरेक्शन वाले को मेन रोल पढ़ा रहे हैं। तो मैंने फिर क्लास में कहा अलकाजी साहब से, अलकाजी साहब से पूरा स्कूल कांपता था जी, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट थे वो। तो मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे कहा कि सर ऐसा है कि हम एक्टिंग स्टूडेंट्स हैं और हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए एक्टिंग के लिए। बिल्कुल। और आप हमें मेन रोल नहीं पढ़वा रहे हैं। तो वो काफ़ी एकदम से सकपका गए कि अरे इसकी आवाज़ निकल आई और पूरी क्लास भी कि भैया अलकाजी साहब के सामने इसने मुंह खोला। बहरहाल उन्होंने गुस्से में कहा ठीक है तुम कल पढ़ना इसको, डू द रीडिंग टुमारो। मैंने कहा जी ठीक है। क्लास ख़त्म हो गई, सब लोग उठ के चले गए, मैं बैठा रहा। सोचता रहा कि मैंने ठीक किया या गलत किया, इसका परिणाम क्या होगा। 2-4 मिनट बैठा रहा, फिर उठा, बाहर आया, दरवाज़ा खोला, देखा सामने नसीर खड़ा, बाकी सब चले गए थे। और नसीर ने मुझे एक वाक्य कहा जो मुझे अंदर तक छू गया। उसने कहा मुझे मालूम था तुम एक दिन बोलोगे। क्या बात है। तो उस मोमेंट से हमारी दोस्ती शुरू हुई। वाह क्या बात है। उसके बाद फिल्म इंस्टीट्यूट में उनकी एक शर्ट जो है वो ऑडिशन के काम आई। हाँ। और फिर मुंबई में कई फिल्मों में आप एक साथ नजर आए हैं। उन फिल्मों में से कोई एक दिलचस्प वाकया, जाने भी दो यारो या जाने भी दो यारो में ऐसा कुछ, हाँ मतलब एक पार के दौरान का एक है किस्सा जी। पार छोटी फिल्म थी जी, कम बजट वाली थी। शूटिंग उसकी बिहार में हो रही थी, बंगाल बिहार बॉर्डर पे। वो पहले से पहुंच चुके थे शूटिंग में, मुझे बाद में जाना था, मेरा रोल छोटा था और उनका तो मेन रोल था। होटल थे नहीं वहाँ, एक हवेली में एक कमरा नसीर को दिया गया था, उसमें एक डबल बेड था और मैं सिर्फ वहाँ 3 दिन के लिए था। मुझे बताया गया कि आप दोनों एक ही कमरा शेयर करेंगे क्योंकि और जगह है नहीं। तो हमने कहा ठीक है, तो दोस्त लोग ऐसे सो जाएंगे। बहरहाल हम दोनों रात को सो गए। रात को मैं चौंक के उठा तो नसीर ने पिलो उठाया और 2-3 बार मेरे मुंह पे मारा। मैं हड़बड़ा के उठा, मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार खराटे कब से लिए जा रहे हो हैं, सोने दोगे कि नहीं? क्या बात है। लेकिन हमारी काफ़ी प्रेस वगैरह में कोशिश हुई थी कि भाई हमें ईर्ष्या एक दूसरे से ये वो, लेकिन कुछ उसका नतीजा निकला नहीं। बेचारे प्रेस को कुछ मसाला नहीं मिला हमसे जी। हाँ, जैसे शबाना जी और स्मिता जी का कुछ ना कुछ निकालते रहते थे। जी बिल्कुल। तो वैसा हमारा उनको कुछ नहीं मिला। नसीर भाई के नाम एक गाना अगर आपसे कहा जाए तो आप कौन सा गाना चुने? अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। क्या बात, सुनते हैं ये गाना। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान,
उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजालों के साथ जाने माने अभिनेता ओम पुरी, इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। उजाले उनकी यादों की। आपकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म थी ओम जी, गांधी, जिसमें आपकी भूमिका को काफी सराहा गया था। छोटी भूमिका थी, उसके बारे में बताइए। कैमियो था एक जी। तो रिचर्ड एटनबरो ने आक्रोश देखी थी और उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफर किया। एक ही दिन का काम था उसमें, लेकिन सीन बहुत इम्पोर्टेंट था। जी बिल्कुल। हाँ, बल्कि वो सीन ऑस्कर्स नाइट पे जो सीन दिखाते हैं तो वही सीन दिखाया गया था। क्या बात है। किसी ने मुझे फोन करके बताया कि अरे ऑस्कर्स में तुम्हारा सीन दिखा रहे हैं। क्या बात है। ओम जी, श्याम बेनेगल के साथ बहुत काम किया, उस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में, और आगे चल के हम भारतीय खोज की भी बात करेंगे। उनके साथ जो फिल्में की हैं और जिस तरह का काम हुआ है उसके बारे में हमें बताइए। श्याम साहब जो हैं वो अपने आप में एक विश्वविद्यालय हैं जी। उनकी जो समझ है, उनकी जो पढ़ाई है, उसका कोई सानी नहीं है। आप उनसे किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं, किसी भी पीरियड की बात कर सकते हैं। अगर उनसे हम पूछें कि जी टेरलिन कब आया था, तो वो आपको बताएंगे कि टेरलिन कब आया था। अगर आप पूछें कि एम्यूनिशन सबसे पहले किसने इजाद किया था, तो वो भी बताएंगे। एक दिन मेरा बच्चा पूछने लगा कि ये जो स्पेस में जाते हैं तो वो लोग खाते क्या हैं? बहुत सही है ना। तो मैंने कहा भैया मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैं श्याम बेनेगल का नंबर मिला के आपको दे देता हूँ, तुम बात कर लो। तो 15 मिनट तक ये दोनों बात करते रहे। स्पेस में क्या खाते हैं उस पर डिस्कशन होता रहा। और ईशान थे तभी, कुछ मेरा ख्याल है जी, तो वो 10 साल के होंगे जब उन्होंने ये सवाल किया था। श्याम बेनेगल से सीधे। हाँ, बहुत सही। तो और उसके अलावा उनकी कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा में बहुत है जी। उन्होंने मैक्सिमम नए लोगों को मौके दिए हैं जी, और नई टैलेंट को वो सामने लाए हैं। चाहे टेक्नीशियंस हों, चाहे एक्टर्स हों, चाहे राइटर्स हों, चाहे एडिटर्स हों, तो उनकी बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन है हिंदी सिनेमा में। और दूसरे, उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कभी ये नहीं सोचा कि चलो यार एक ज़रा धन कमाने के लिए कमर्शियल फिल्म हो जाए। जो उनकी फिलॉसफी है कि भाई वो ऐसा सार्थक सिनेमा बनाना चाहते हैं, ऐसा सिनेमा बनाना चाहते हैं जो ज़िंदगी से जुड़ा हो, ज़िंदगी की सच्चाई से जुड़ा हो, वैसा ही सिनेमा वो बनाते रहे हैं। जैसे सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, ये लोग भी, इन्होंने भी कंसिस्टेंटली जिस तरह के सिनेमा में उनका विश्वास है वही सिनेमा बनाया जी। राह में बिछे हैं पलके, फूल महके रंग झलके राह में बिछे हैं पलके, फूल महके रंग झलके आए चमन में फिर से निखार, आए चमन में फिर से निखार, आओ जो तुम तो आए बहार, आओ जो तुम तो आए बहार। रुत लहके रुत बहके कली खिले चमन जो मेरा में बिछी हैं पलके, फूल महके रंग झलके
श्याम बेनेगल से जुड़ी कोई घटना अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, किसी भी फिल्म से जुड़ी हुई जो आपने उनके साथ की। श्याम बेनेगल साहब को गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा नहीं आता है? नहीं आता है। एक दिन गुस्सा आया उनको किसी असिस्टेंट पे, और उन्होंने क्या कहा उसको, उन्होंने कहा यू डोंकी। ये उनके गुस्से की इंतहा थी। जी। श्याम बेनेगल साहब ने मुझे, उन्होंने पहली मछली खिलाई जी कलकत्ता में, पहला क्रैब सूप उन्होंने पिलवाया। मैं वेजिटेरियन था 22 साल की उम्र तक। अच्छा। तो 22 साल की उम्र में नसीरुद्दीन शाह ने मुझे बर्बाद किया। हॉस्टल में जी संडे के दिन मीट बनता था, मीट या चिकन। तो नसीर साहब ने अपनी मटन की कटोरी से मुझे कहा कि एक चम्मच शोरबा ट्राई करो। एक चम्मच शोरबा उन्होंने मेरी प्लेट में डाल दिया। हमने चखा, स्वादिष्ट लगा। फिर एक दिन कहने लगे एक छोटा सा टुकड़ा मटन का, बोले हड्डी नहीं है इसमें, तुम खा के देखो। तो मैंने वो खा लिया, वो भी अच्छा लगा। फिर एक दिन उन्होंने हड्डी समेत परोस दिया, बोले अब तो क्या है, तुम्हारा धर्म तो भ्रष्ट हो चुका है, तो अब खा ही लो। फिर उसके बाद हमको जब भी स्कॉलरशिप मिलता था, जिस दिन हम लोग कनॉट प्लेस जाते थे, पार्टी और दबा के नॉनवेज खाते थे। जी। तब से। लेकिन मुझे दुनिया के अलग अलग खानों से जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो श्याम बेनेगल साहब ने। मतलब उनके साथ चाइनीज, थाई, वियतनामीज, जापानीज, अरबिक, लेबनीज, ये सब खाने जो हैं उनके साथ काम करते हुए उन्होंने खिलाए मुझे। हाँ, तो मैंने उनका बहुत नमक खाया। शमशीर बरहीना मांग गजब, शमशीर बरहीना मांग गजब, बालों की महक फिर वैसी है जोड़े की गुंदावट, कहर खुदा, बालों की महक फिर वैसी है शमशीर बरहीना मांग गजब, शमशीर बरहीना शमशीर बरहीना मांग गजब, शमशीर बरहीना मांग गजब, शमशीर बरहीना कभी किसी रोल को लेकर कोई खास क्रिएटिव बहस या कोई खास सुझाव, ऐसी कोई बारीक बात हो वो बताएं। मुझे जो पहला काम उन्होंने दिया था वो था भूमिका में। मैं पढ़ाता था तब एक्टर स्टूडियो में। मुझे संदेश मिला कि श्याम बेनेगल साहब ने बुलाया, आपको रोल करना है। तो मैंने कहा यार ये अचानक एकदम से। बहरहाल मैं गया खुशी खुशी। मेरी दाढ़ी थी तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, कहा कि दाढ़ी आप कटवा के आइए। तो मुझे वहीं बाहर, स्टूडियो के बाहर, ज्योति स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी जी। तो सड़क पे नाई बैठा था, तो वहाँ उन्होंने मुझे मुंडवा दिया। अच्छा। और मुंडवा के हम अंदर आए तो उन्होंने कहा अब इसको दाढ़ी लगा दो। मैंने कहा जी दाढ़ी तो मेरी थी लेकिन उनको दूसरी किस्म की दाढ़ी चाहिए थी। जी जी जी। बहरहाल दाढ़ी वाड़ी लगाई। मेरा रोल था एक थिएटर एक्टर जिसकी पहली फिल्म है और वो विलन है। ये रोल था मेरा। और पहला शॉट था कि मुझे बुलाया जाता है कि मनोहर लाल
तो मैं विंग से मतलब बैक स्टेज से स्टेज पे आता हूँ और कहता हूँ जी, तो कहते हैं तुम तैयार हो? जी मैं तैयार। ये था। और उसके बाद मैं एंट्री लेता हूँ और सीन शुरू होता है। तो मैंने उनसे ऐसे उत्साहित होकर पूछा, मैंने कहा, छोटा सा रोल था 3-4 मिनट का, तो मैंने कहा सर जब मुझे बुलाते हैं कि नर्वस है, नया है, पहली बार फिल्म में काम कर रहा है तो नर्वस है, मतलब ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन थी कि मैं सिगरेट पीते हुए आ जाऊं? बोले हाँ बिल्कुल आ सकते हो। और फिर वो चले गए। जाते जाते बिना पीछे मुड़े उन्होंने कहा लेकिन फिल्टर नहीं, उस जमाने में फिल्टर नहीं थे। क्या बात है। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा यार कमाल है, बारीकी, कैसे इनके जहन में पूरा पीरियड एकदम साफ है। वाह। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था। यहाँ एक गाना सुनते हैं फिर आगे की बात करते हैं। जी जरूर। उपकार का, फिल्म उपकार। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। श्याम बेनेगल के साथ भारत एक खोज आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम रहा है और उस पूरे महा सीरियल में आपकी काफी भूमिकाएं आपको करने को मिली थी, उसके बारे में क्या कहेंगे?
भारत एक खोज बहुत ही कहना चाहिए बहुत सिग्निफिकेंट काम है श्याम बेनेगल साहब का। 52 एपिसोड्स और उसकी शूटिंग हम 1.5 साल तक लगातार करते रहे फिल्म सिटी में। जी, फिल्मों से टेलीविजन की तरफ आते हुए कोई संकोच या बिल्कुल नहीं, संकोच शुरू से ही नहीं था मुझे किसी भी माध्यम से संकोच नहीं है। थिएटर से तो मैं आया हूँ जी, फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो, एड हो, सिर्फ कमेंट्री हो, रेडियो कमेंट्री हो, रेडियो प्ले हो, जी, किसी भी माध्यम से मुझे कोई नहीं, सिर्फ इतनी कोशिश होती है कि अच्छा काम हो। और भारत एक खोज बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। उसमें मैंने काफ़ी भूमिकाएं, जैसा कि आपने कहा, मैंने अशोका किया, मैंने रावण किया, मैंने दुर्योधन किया, मैंने राजराज चोला किया, मैंने कृष्णदेव राया किया, ये जो साउथ के किंग्स थे जी, और अशोका किया था, अलाउद्दीन खिलजी किया जी, औरंगजेब किया, और दूसरे 52 एपिसोड्स की कमेंट्री की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हम भारत एक खोज को आपकी भूमिकाओं और आपकी कमेंट्री से याद करते हैं या फिर उसके टाइटल सॉन्ग से। और 1857 की म्यूटनी थी, उसमें भी मैं था। फिर गांधी जी पे एक एपिसोड था, उसमें भी था। तो काफ़ी मैंने 20-22 भूमिकाएं निभाई थी उसमें। कितना एग्जॉस्टिंग, कितना थकानदेह? इट वॉज मोस्ट एग्जॉस्टिंग। हम लोग सुबह 9 बजे पहुंचते थे जी, तो मतलब घर से आप 8:15 साढ़े 8 निकलोगे, वहाँ जाके तैयार होना और फिर दिन भर शूटिंग करना। रात को 9 बजे पैकअप होता था, आप 10 बजे घर पहुँचते थे, क्विक शावर और अगले दिन के डायलॉग्स। ओहो हो। और फिर सुबह 5 बजे उठता था, क्योंकि लंबे लंबे टेक होते थे जी जी, और भाषा भी कठिन होती थी। बिल्कुल, क्योंकि पीरियड ही ऐसा था जी, संस्कृताइज हिंदी जी, फिर औरंगजेब है तो उर्दू, बिल्कुल अच्छा खासा उर्दू। तो ये सब जो था बहुत ही परिश्रम वाला काम था। बतौर एक एक्टर कितना सेटिस्फाइंग लगता है उसको याद करते हुए, क्योंकि ये अपने आप में एक साथ इतनी सारी भूमिकाएं और इतने महा सीरियल में काम करना एक बड़ी उपलब्धि मानते होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो है वो ऐसा काम है जो सदा जीवित रहेगा। जो नो व्योमा परोयत किमावरी वह कुह कस्य शर्मन्नम्भा किमासीत गहनम गभीरम सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं जाने माने अभिनेता ओमपुरी। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनायक तडवलकर और सुनील भुजबल, संयोजिका शकुंतला पंडित, प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। आज पिटारा लाया था उजाले उनकी यादों के। बाकी 6 दिन होते